मेडिकल काउंसिल संशोधक विधेयक 2019 पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हूं। इस विधेयक के माध्यम से देश के मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी और उसी के साथ में गुणवत्ता लाने हेतु एमसीआई के 2 साल के लिए अधिग्रहण करने का मुद्दा रखा गया है। इस कार्यकाल में शासी बोर्ड, जो कि है गवर्निंग काउंसिल, का गठन किया है और उसे एमसीआई के अधिकार प्राप्त होंगे, जिससे वह एमसीआई का काम कर पाए। सदस्यों की संख्या जो है बढ़ाकर 7 से 12 की गई है। यह विधेयक इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेडिकल शिक्षा का पूरा रूप जो है वो बदल देने वाला है। मुझे लगता है आने वाले समय में जो एनएमसी बिल है उसकी नींव जो है आज इस बिल से रखी जा रही है। एमसीआई की कार्रवाई को लेकर भारी मात्रा में आलोचना हुई, आरोप भी होते रहे, मैल प्रैक्टिसेस हो, शिक्षा का दर्जा न बढ़ा पाने की बात हो और ऐसे कई बात जिसके वजह से एमसीआई जो है हमेशा विवाद में रही है और इसलिए आज एमसीआई को रिप्लेस करने की जरूरत आन पड़ी है। इस विधेयक का उद्देश्य है कि मेडिकल शिक्षा के दर्जा सुधारा जाए और सबको शिक्षा का समान अवसर मिले। मैं सरकार का हृदय से अभिनंदन इस बात के लिए भी करता हूं कि 2016 में आईएमसी में जो संशोधक लाया गया और जो समान अवसर सभी को प्राप्त नीट के माध्यम से करके दिया, उसके लिए मैं बहुत सरकार का शुक्रगुजार हूं। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और पूर्व हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हजारों लाखों छात्र जो है उनको आज समान एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है पूरे देश में मिल रही है, जिससे उनको मनचाहा जो मेडिकल कॉलेज है उनमें एडमिशन मिल सकता है। मुझे लगता है आजादी के बाद 70 साल में पहले बार स्टैंडर्डाइजेशन या मेडिकल एजुकेशन अगर किसने लाया होगा तो इस सरकार ने लाया है। तो इस सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और ये भी सुझाव देता हूं कि आज नीट तो लागू पूरे देश में हो चुका है। इस नीट का जो सिलेबस है वो सिलेबस पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए। आज अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोर्ड्स है, महाराष्ट्र में एसएससी बोर्ड है और नीट का जो सिलेबस है वो सीबीएसई डिराइव्ड है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे ये जो पूरी विषमता है उसको दूर करने का काम सरकार करे और जो सिलेबस है वो यूनिफॉर्म सिलेबस इस नीट एग्जाम में लाया जाए, जिससे किसी पर भी अन्याय नहीं होगा। और एक मेरा सुझाव है कि जो नीट में क्वालिफाई करते हैं उनको एक प्रेफरेंस दिया जाए अपने अपने स्टेट का, क्योंकि अगर नॉर्थ का जो बच्चा अगर नीट में क्वालिफाई करता है, अगर उसको साउथ के कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो हमेशा उस बच्चे में और पेशेंट में पाया जाता है और आने वाली इस आज जो पूरे डॉक्टरों की समस्या जो है, आज कम्युनिकेशन गैप भी उसमें से एक कारण है। मैं मंत्री जी से ये भी निवेदन करता हूं कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के जो सुझाव एनएमसी के लिए गठित किए गए थे, मैं भी उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा था। आज उस पर भी आप गौर तलब करें। वो भी जो सुझाव हमने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से स्टैंडिंग कमेटी ने किए हैं उसको भी एनएमसी बिल में आने वाले समय में आप लागू करें। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि ब्रिज कोर्स, जिस पर पूरी बहस मुझे लगता है एनएमसी बिल को लेकर पूरे देश में एजिटेशन हुआ, तो सबसे बड़ा कारण था ब्रिज कोर्स। आज ब्रिज कोर्स इसलिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है क्योंकि आज जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो जो है वो बहुत ही कम है। 0.7 पर 1000 पेशेंट्स आज हमारा डॉक्टर पेशेंट रेशियो है। आज हमारे देश में 331 मेडिकल कॉलेजेस है और 63,000 मेडिकल सीट्स है और जो कमी है वो 7,50,000 डॉक्टरों की है। तो आज मेरे ब्रिज कोर्स लाने का जो सुझाव आज सरकार ने रखा है, मुझे लगता है कि जो एमबीबीएस की शिक्षा प्राप्त करता है, आज मैं भी एमबीबीएस का स्टूडेंट और उसके बाद एमएस ऑर्थोपेडिक्स मैंने किया, 5.5 साल हम एमबीबीएस की शिक्षा लेते हैं और उसके अंदर प्रैक्टिकल जो है वो भी हमेशा साथ में साथ चलता रहता है। अगर हम बीएएमएस, बीडीएस या होम्योपैथी डॉक्टरों को अगर 6 महीने का ब्रिज कोर्स करें और उसके साथ मतलब उसके बाद अगर प्रैक्टिस एलोपैथी करने दे
तो मुझे लगता है कि आज की जो स्थिति डॉक्टरों की है, डॉक्टरों पर होने वाले हमले जो है वो और बढ़ने की आशंका हो जाएगी। आज एक सुझाव मैं यहां पर रखना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि हर साल देश में 63,000 एमबीबीएस डॉक्टर्स पास आउट होते हैं और हमारे पास सिर्फ 23,729 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स है। इसका मतलब है बाकी डॉक्टर्स जो है वो एक तो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं या फिर से एग्जाम देते हैं। तो ये भी बड़ा चिंता का विषय है कि पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स जो है वो भी बढ़ाने का काम सरकार करना चाहिए। और ये सब जो एमबीबीएस ग्रेजुएट्स है, मुझे लगता है कि जो सरकार की योजना है वेलनेस सेंटर की, 1,50,000 वेलनेस क्लिनिक जो है वो सरकार को स्थापन करने हैं। अगर इन डॉक्टरों को जिनको पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स नहीं मिलती है, उन एमबीबीएस डॉक्टर्स को अगर परमानेंट काम जो है इस वेलनेस सेंटर में दे दिया जाए तो सरकार का उद्देश्य भी फुलफिल हो जाएगा और जो अनएम्प्लॉयड एमबीबीएस डॉक्टर्स है उनको भी काम मिल जाएगा। हमेशा हम कंप्लेन करते रहते कि गांव में डॉक्टर्स जाते नहीं है, तो इसके माध्यम से हम गांव तक डॉक्टरों को पहुंचा सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर एक पैथी की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। एलोपैथी की अलग है, आयुर्वेद का अलग है, यूनानी की अलग है। सरकार ने आयुष तो स्थापन किया है। मुझे लगता है कि ये ब्रिज कोर्स लाने के बजाय इन जो पैथी है अलग अलग उनको भी बढ़ावा दिया जाए, जिससे अलग अलग पैथी जो है वो भी प्रॉस्पर कर सकते हैं, उनके भी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स निर्माण हो सकते हैं। आज डॉक्टरों की कमी जो आज पूरे देश में है, उसके लिए और सुझाव मैं यहां पर देना चाहता हूं कि जो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है उसको मेडिकल कॉलेज में अगर हम कन्वर्ट कर सके तो हमें उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे और जो डॉक्टरों की कमी है वो भी हम फुलफिल कर पाएंगे। मेरा यह भी कहना है कि प्राइवेट प्लेयर्स को हम एनकरेज करना चाहिए। पीपीपी मॉडल जो है वो पूरे देश में लागू करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो प्रयत्न करती रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले जाए, लेकिन सभी कुछ बातें सरकार से संभव नहीं होती। इसलिए पीपीपी मॉडल का भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। लोगों को स्टेक होल्डर्स बनाना चाहिए, उसी के साथ में गवर्नमेंट को भी स्टेक होल्डर बनना चाहिए, जिससे हर कोई जो पूंजी है वो खड़ी हो सकती है और गवर्नमेंट का भी सीधे सीधे उस मेडिकल कॉलेज पे कंट्रोल हो पाएगा। उसी के साथ में मैं यहाँ पर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के बारे में कुछ बातें रखने चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ पर जो आई एम द ओनली स्पीकर मैडम इन द खत्म करता हूँ जरा थोड़ा 5 मिनट्स। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो आज हमारे देश में आते हैं, आज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की स्थिति और उनका नंबर जो है वो 6,000 पास हमारे पास फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है जो 3 साल 4 साल तक 5 साल तक एग्जाम देते लेकिन पास नहीं होते। ऐसे फॉरेन ग्रेजुएट्स का मेडिकल ग्रेजुएट्स का क्या किया जाए? तो मुझे लगता है कि इन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को जो गांव में इन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भेजा जाए, उनसे बॉन्ड लिखाया जाए, जिससे जो समस्या है गांव में डॉक्टर न मिलने की, उनको डॉक्टर्स भी मिल जाएंगे और ये फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो अनएम्प्लॉयड इतने दिन तक रहते मतलब इतने सालों तक है, उनको भी एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, जिससे 6,000 डॉक्टर सीधे सीधे हमें मिल पाएंगे। लेकिन उसी के साथ में जब हम किसी डॉक्टर को देहात में भेजते या गांव में भेजते, तो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे उसको सिक्योर लगे। वहां पर अगर फीमेल डॉक्टर अगर जाती है तो उसको एक सेल्फ सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिससे वो वहां जाकर प्रैक्टिस कर सकेगी। आज मैं मंत्री जी से ये भी अनुरोध करता हूं कि जो नॉर्म्स है मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए वो भी थोड़ी सिंप्लीफाई होने चाहिए। न कि ये देखा जाए कि ऑडिटोरियम इतना बड़ा होना चाहिए, लाइब्रेरी इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतने टीचर्स होने चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस जो है वो हम खोल सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा मेडिकल ग्रेजुएट्स इस देश को मिल सकेंगे। और उसी के साथ में मैं बजट पर आता हूं यहाँ पर कि बजट जो आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हेल्थ में, आज हमारा जीडीपी जो है वो 1.4% है, मतलब जो कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी कम है। तो आज आपके रूप से एक अच्छे हेल्थ मिनिस्टर हमें मिले जो कि प्रैक्टिसिंग सर्जन भी है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हेल्थ का बजट होगा वो बढ़ाने का काम आप करेंगे और जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है वो बड़ा अच्छा इस देश में बनेगा।
आज टोटल एलोकेशन फॉर द हेल्थ बजट 14,000 करोड़ है, जो कि 5 मिनट में खत्म कराओ, 21% से 21% लेस देन द प्रोजेक्टेड। और हमेशा हेल्थ कमेटी जो है, पार्लियामेंट्री हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी, हमेशा सुझाव देती रहती है कि बजट बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बार आप हर्षवर्धन जी हेल्थ मिनिस्टर बने तो सही में, और मुझे लगता है सभापति महोदय जब आप भी बैठे, आप भी हेल्थ कमेटी में हो, आपने भी वही सुझाव दिए हैं, तो आने वाले समय में हमारे देश की हेल्थ सुधरेगी। आज और एक यहाँ पर मुद्दा मैं लाना चाहता हूँ, जो कि है वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। आज 75% जो डॉक्टर्स हैं वो हमेशा वायलेंस के शिकार होते हैं, वर्बल हो वायलेंस या फिजिकल हो। और महाराष्ट्र में भी गए 50 ऐसे सिलसिले जो है लास्ट 2 साल से हो रहे हैं। स्ट्राइक पे गए डॉक्टर्स, एजिटेशन डॉक्टरों ने किया। मैंने भी गए अधिवेशन में प्राइवेट मेंबर बिल भी डाला था कि जो हमले इस डॉक्टरों पर हो रहे हैं वो कम होने के लिए एक लेजिस्लेशन लाया जाए, जिससे हर एक मतलब आज कोई भी उठता है, आज लोग इंटॉलरेंट हो गए डॉक्टरों पर। थोड़ी भी मतलब अगर उनका पेशेंट अगर मर जाता है तो पूरे हॉस्पिटल को तोड़फोड़, डॉक्टरों को मारना, तो ये बहुत गलत बात है। तो आने वाले समय में एक अच्छा लेजिस्लेशन जो है वो इन डॉक्टरों के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है उसको रोकने के लिए हो। और अंत में मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं यहाँ पर। मोटी मोटी किताबों में अपना आधा जीवन खपाना, अपना वक्त भी औरों को दे पाना, आसान नहीं है एक डॉक्टर हो पाना। पर्सनल लाइफ फिर बचती कहाँ है, लंबी छुट्टी फिर मिलती कहाँ है, जी जान लगा के सबकी जान बचाना, घर न बच पाई तो फिर मार भी खाना। आसान नहीं है एक डॉक्टर बन पाना। जनता फिर सिर्फ कहती कहाँ है, अपना गुस्सा इन पे निकाले बिन रहती कहाँ है। अरे डॉक्टर भी इंसान है प्यारे, क्या इंसान के हाथ में है किसी को जिंदा रख पाना। हम गोवा मनाली जाते हैं, ये छुट्टियां भी लाइब्रेरी में मनाते हैं। इनके आंखों के काले घेरे देख तो जाना, आसान नहीं है एक डॉक्टर हो पाना। तो मुझे लगता है कि आप खुद डॉक्टर हैं, इन डॉक्टरों की समस्या जो है वो अच्छे से सुलझा पाएंगे। अनुभव मोहंती, धन्यवाद।